गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ रहे थे। एक्सक्रीशन में यूरिन फॉर्मेशन या मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की बात कर रहे थे, जिसमें कि 3 स्टेप्स होते हैं, 3 पद होते हैं। पहला पद है इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। इसकी बात हमने कर ली थी कि ग्लोमेरुलस में जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, वो छन कर या फिल्टर होकर वोमेन संपुट या कैप्सूल में चला जाता है। और इसका नियंत्रण किस प्रकार होता है इसकी अपने बात कर चुके हैं। अब उसके बाद दूसरा स्टेप जो आता है वो है रीएब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण। इसको पुनः अवशोषण क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन भी चीज़ों को हम अवशोषण करेंगे उनका एक बार पहले अवशोषण छोटी आंत के अंदर पहले हो चुका है, इसलिए इसको पुनः अवशोषण या रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। रीएब्जॉर्प्शन वाटर, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज इत्यादि का होता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी होता है और पैसिव से भी होता है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूल का मतलब है नली का। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, इन सब में रीएब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। कई ऐसी प्लाज्मा के रुधिर के अंदर जो प्लाज्मा होती है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये या तो फिल्ट्रेट में बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं यूरिन में, या बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि जो पदार्थ पूर्ण रूप से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं उनको हाई थ्रेशोल्ड पदार्थ कहते हैं, जैसे कि वाटर, ग्लूकोज इत्यादि। और ऐसे पदार्थ जिनको जो कि बिल्कुल भी रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं उनको कहते हैं ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, जिसका उदाहरण है यूरिक एसिड। अब किडनी के अंदर कुछ पदार्थों का क्या भाग्य होता है या फेट होता है, वो इस प्रकार है। जैसे इसमें देखेंगे, जल जो है 99% जो कि फिल्टर होने के बाद भी पुनः अवशोषित हो जाता है, 1% जल यूरिन के अंदर जाता है। सोडियम 99.5% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ 0.5% यूरिन में जाता है। ग्लूकोज 100% पुनः अवशोषित हो जाता है। यूरिया 50% अवशोषित हो जाता है और 50% यूरिन में जाता है। यूरिक एसिड बिल्कुल भी अवशोषित नहीं होता है, रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, और 100% ये निष्कासित कर दिया जाता है यूरिन के अंदर। अब बात करेंगे जल के पुनः रीअब्जॉर्प्शन की। जो नॉर्मली हम लोग 2400 ml वाटर डेली लेते हैं, उसमें से जो 1400 ml होता है वो यूरिन के अंदर लॉस्ट हो जाता है, और 100 ml जो है वो हमारे पसीने में लॉस्ट हो जाता है, और 200 ml फीसिस के अंदर लॉस्ट हो जाता है, और 700 जो ml है वो हमारे लंग्स के द्वारा या स्किन के डिफ्यूजन के द्वारा बाहर चला जाता है। जो 80% जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में, वो पैसिवली होता है, बिना किसी एनर्जी के। ये जो जल का पुनः अवशोषण है, इसको ऑस्मोसिस के नियमों के अनुसार होता है, इसलिए इसको हम ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, आवश्यक। जब सोडियम और दूसरे पदार्थ ट्यूब्यूल की जो अंदर ल्यूमन है उससे उसके चारों तरफ जो कैपिलरीज हैं उनके फ्लूइड को पेरिट्यूबुलर फ्लूइड कहते हैं, वहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं ट्यूब्यूल के ल्यूमन से रुधिर वाहिनियों के पेरिट्यूबुलर फ्लूइड में। उससे क्या होता है कि जो सिल्यूट का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है पेरिट्यूबुलर फ्लूइड मीडियम में। तो जल की जो मात्रा है ट्यूबुलर ल्यूमन में अधिक हो जाती है सोडियम की अपेक्षा।
इससे क्या है कि एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है ट्यूबुलर फ्लूइड और पेरीट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर, और जिससे कि वाटर डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है पेरीट्यूबुलर फ्लूइड में, यानी कि जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उससे जल बाहर, जो उसके चारों तरफ नलिकाएं पाई जाती हैं, रुधिर की वाहिनियां, पेरीट्यूबुलर नलिकाएं, वहां चला जाता है। दूसरा प्रकार आता है इसका फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन। जो बाकी का जल है 20% फिल्ट्रेट के अंदर, उसका नियंत्रण एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको एडीएच कहते हैं, उसके द्वारा होता है। ये एडीएच हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। जब ब्लड के अंदर जल की मात्रा कम हो जाती है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि एडीएच का सिक्रीशन करती है। इसके सिक्रीशन से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पारगम्यता या परमेबिलिटी है वो बढ़ जाती है डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कोशिकाओं में। इससे कि मेम्ब्रेन्स ज़्यादा परमिएबल या पारगम्य हो जाती हैं और अधिक वाटर कैरियर मॉलिक्यूल्स, जिनको एक्वापोरिन्स कहते हैं, वो अंदर और बाहर कोशिकाओं के चले जाते हैं, जिसके से ये मॉलिक्यूल्स क्या वाटर को कैरी करते हैं। इस प्रकार की जल के रीअब्जॉर्प्शन को कहते हैं फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। ये 18% जल को फिल्ट्रेट से पुनः अवशोषित कर देती है। थर्ड पॉइंट आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर जो रीअब्जॉर्प्शन है वो फिल्ट्रेट से पदार्थों को निकालकर रुधिर में ले जाते हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशन फिल्ट्रेट के अंदर पदार्थों को ऐड करती हैं, कहाँ से? ब्लड से। मेटाबॉलिज्म के ऐसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं, पदार्थ बनते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, या ये कहें कि हमारे लिए हानिकारक हैं, वो ट्यूबुलर एपिथेलियम के द्वारा सिक्रीट कर देते हैं ऐसे पदार्थों को, इसमें ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में। ये जो सिक्रेटेड पदार्थ हैं ये होते हैं पोटाशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और ड्रग्स। ट्यूबुलर सिक्रीशन के दो मुख्य प्रभाव हैं। इससे शरीर को इन पदार्थों से छुटकारा मिल जाता है और साथ में ब्लड की पीएच नियंत्रित हो जाती है। इससे भी अधिक इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन का इम्पोर्टेंस है। पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस से शिफ्ट हो जाता है, एक्सचेंज होकर, किससे? सोडियम आयन से। सोडियम आयन शरीर में चले जाते हैं, पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस फिल्ट्रेट में आ जाते हैं और यूरिन के द्वारा बाहर चले जाते हैं। सामान्यतः जो पेरीट्यूबुलर ब्लड होता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स के कोशिकाओं में चली जाती है। इन नलिकाओं के जो एपिथेलियल सेल्स के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है जल से, जिससे बन जाता है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होने से हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में परिवर्तित हो जाता है। जब ब्लड की पीएच लो हो जाती है तो ये सेल्स को हाइड्रोजन आयंस यूरिन में सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करता है। बाइकार्बोनेट आयंस जो कि कार्बोनिक एसिड से बने थे वो, और सोडियम आयंस, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं रीनल किडनी की ल्यूमेन से और ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। जो हाइड्रोजन आयंस सिक्रीट होते हैं वो ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में कंबाइन हो जाते हैं HCO3, HPO4 और NH3 से। इससे बन जाता है H2CO3, H2PO4 एंड NH4 रेस्पेक्टिवली।
तो इस प्रकार के जो रिएक्शंस हैं ये फिक्स कर देते हैं हाइड्रोजन आयंस को ट्यूबुलर फ्लूइड में और उनका वापस पुनः अवशोषण को रोक देते हैं। थैंक यू।